गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 अगस्त है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आप तक पहुँचे। और युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, और साथ ही साथ इसका वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in। तो आप वहां भी विजिट करके चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसदीय प्रक्रिया सरकार की नीतियों से संबंधित आपको यह न्यूज़ आपको आज के पेपर में दिखेगा, जहां दिल्ली सेवा विधेयक के लिए कानून का रूप, एलजी बने बॉस, या तो डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में चर्चा की गई, एक्ट के बारे में चर्चा की गई है। इस तरीके से बहुत से बिल पास किए गए हैं जो अब एक्ट बनने वाले हैं, तो उसको लेकर आपको यह न्यूज़ एनालिसिस करना आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिए इसका की नोट्स आप लोग बेहतर तरीके से बनाइएगा। हालांकि इसका मैं आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल जरूर कराऊंगा, जिससे आप लोग अधिकतम लाभ ले सकेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर बात किया जाए दिल्ली विदेश सेवा विधेयक के कानून के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, इस पर मैंने पहले भी न्यूज़ एनालिसिस कराया हूँ। तो कल आपको द्रौपदी माननीय राष्ट्रपति उनके द्वारा मोहर लगा दी गई, और अब यह बिल जो था अब अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के नाम से यह जाना जाएगा, जो कानून सोमवार से लागू हो जाएगी, अर्थात कल से यह लागू होगी आपको 14 अगस्त से। तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त से यह लागू होगी। इसके डेट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यह प्रश्न पीटी फैक्ट के तौर पर पूछेगा। अब दिल्ली सरकार के लिए अपनी मर्जी से काम करना कठिन हो जाएगा। अब दिल्ली पर सरकार में एलजी के अधिकार बढ़ गए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एलजी अब क्या हो गया, बॉस हो गया है, बिग बॉस के तौर पर काम करेगा। अब ध्यान रखिएगा 1 अगस्त को संसद के पटल पर इससे संबंधित बिल प्रस्तुत किया गया था। दिल्ली सेवा विभाग नियंत्रण अध्यादेश की जगह लेगा, और ध्यान रखिएगा इस पर 9 मई को 2023 के अध्यादेश वाला दिन लागू भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके आगे हम नीचे बात करेंगे, साथ ही डायरेक्ट दोनों न्यूज़ को एक साथ ही कवर कर लिया जाए, क्या बदलाव होंगे क्या नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसमें एलजी के अधिकार क्या होंगे, एलजी के पास क्या क्या अधिकार होंगे, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। न्यूज़ में बहुत बेहतर तरीके से की नोट्स दिया गया है, इसको आप लोग क्या करना, राइट डाउन कर लेना है। महापौर की शक्तियाँ क्या होंगी, आपको फिर इस अधिनियम के बाद अल्पमत में जो सीएम होंगे उसकी स्थिति क्या होगी, अर्थात अध्यक्ष सीएम होंगे लेकिन अल्पमत में है, और वो प्राधिकरण में अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। प्रशासनिक व्यवस्था अब पहले की जैसे नहीं रहेगी। तो ये सब बदलाव होंगे कहीं ना कहीं। ध्यान रखिएगा विपक्ष का जो खासकर राजनीतिक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जो अब महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर इसे दर्जा दिया गया, उसके कंसर्न अपने थे, जिस पर आपको रेखांकित पहले भी किया गया। पर दिल्ली राजधानी क्षेत्र के तौर पर अलग प्रशासनिक ढांचा कायम करना रहता है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। पर इस तरीके से विधान परिषद वाली सरकार में अगर इस प्रकार के नियम कानून लाए गए हैं, उसकी संदिग्धता को, मौलिकता को समझने का प्रयास करना होगा कि क्यों केंद्र सरकार मजबूत हो रही है, यहाँ पर क्यों एलजी को मजबूत स्थिति दी गई है। तो मैंने पहले भी चर्चा किया इस बिंदु पर। खासकर ध्यान यह रखना है कि मुख्यमंत्री जो कार्य गतिविधि करेंगे, जैसे उद्घाटन होते थे, योजनाएं बनाएंगे, कार्यक्रम भी करेंगे, मंत्री अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए, पहले एलजी से परमिशन लेना होगा, उनको संदर्भ करना होगा। अगर कैबिनेट के फैसले पर किसी प्रकार का शंका होगा तो सचिव क्या करेगा, उस कैबिनेट के निर्णय को गैर कानूनी है या नहीं, इसकी जांच के लिए एलजी के पास वो फाइल भेजेगा। एलजी कैबिनेट के निर्णय को पलट सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिस प्रकार ब्रिटिश काल में गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हुआ करता था कि वो अपने निर्णय के आधार पर कैबिनेट के निर्णय को पलट सकता था, वैसे ही सेम अधिकार आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया। दिल्ली के जो अधिकारियों पर दिल्ली सरकार अर्थात जो विधायिका वाली सरकार है, जिनका चयन होता है चुनाव के आधार पर, उनका दिल्ली के अधिकारियों अर्थात जो नियुक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की नियुक्तियां होंगी, उस पर अधिकार नियंत्रण समाप्त हो गया। वे शक्तियां अब एलजी के पास जरिए केंद्र के पास पहुंच गई, अर्थात एलजी ही उसका सर्वसर्वा अब माना जाएगा।
अब इसके अतिरिक्त है कि नेशनल जो कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है की सिफारिश पे एलजी फैसला करेंगे, और एक नियुक्ति और तबादले का निर्णय कौन अब लेगा? एलजी लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे। अब इसके अतिरिक्त एलजी की राय, एलजी और जो एनसीसीए है जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी है और एलजी है, अलग अलग राय होगी तो एलजी का फैसला अंतिम माना जाएगा। तो यहाँ पर भी एलजी आपको देखने को मिलता है कि सशक्त हो रहे हैं। किसी भी बोर्ड या आयोग की नियुक्ति के लिए मामले में एनसीसीए एसए को क्या करेगा? नामों का एक पैनल की सिफारिश एलजी को करेगा, अर्थात ए टू जेड जो अधिकार इसको नियुक्ति से संबंधित होंगे किसको प्राप्त हो गए? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को। तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा कंसर्न आपको रखना है, बाकी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके की नोट्स को अच्छे से कवर अप कीजिएगा। इसके साथ साथ डाटा के दुरुपयोग पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। इस पर मैंने लास्ट डे आपको वीडियो एनालिसिस कराया था। कल का वीडियो नहीं हो पाया क्योंकि पेपर ही बहुत लेट आया था, लगभग 9:30 बजे के आसपास आया। अगर उसको एनालिसिस कराने बैठता तो 2 से 3 बज जाता, इसलिए समस्या था। इसलिए मैंने आप लोगों को पेपर ही भेज दिया था, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखिएगा। जिस दिन पेपर 9 बजे के बाद आएगा सोचिएगा उस दिन एनालिसिस नहीं होगा। रीज़न उसके पीछे है कि अगर इसे एनालिसिस कराने बैठूँ मैं तो पहले तो 2 से ढाई घंटे इसको पेपर को अच्छे तरीके से रीड करने में, अंडरलाइन करने में समय लग जाता है। तो यह हो जाएगा 11 के आसपास हो जाएगा। 11 के बाद 1 घंटे इस पर वीडियो एनालिसिस कीजिए तो यह 12 हो जाएगा। 12 के बाद वीडियो अपलोड होगा, तो और भी कार्य व्यवस्थाएँ होती हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है किसी दिन। तो कोऑपरेट कीजिएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो पहले आप लोग को कवर नहीं कराया गया, बस उसे रिवाइज करते चलिए। डाटा प्रोडक्शन बिल के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ, और मैंने इस पर बोला कि आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराऊंगा, उस पर काम चल रहा है, जल्द ही आप लोग को पीडीएफ इस पर मिल जाएगा, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे कि फर्जी खबरें फैलाने पर 3 साल तक की होगी जेल। मैं लगातार इस तरह की बातें आप लोगों को सोशल मीडिया पर और आपको कंसर्न कराया था कि देश में बहुत से फर्जी लोग देश में बिना फीस का वकील बन रहे हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर संगीन अपराधों के तहत इनको पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यह भ्रामक और अफवाह फैलाने में बहुत भूमिका अदा करते हैं। तो किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हो, सौहार्द बिगाड़ना, लोक स्वास्थ्य हो, अर्थात आर्टिकल 12 के तहत जो युक्ति प्रतिबंध लगाया जाता है, आर्टिकल 12 के तहत उसका उल्लंघन करते हैं। तो राज्य को इस मामले में सशक्त होने की जरूरत है, और अभी शुरुआत में अगर आप मजबूत नहीं रहिएगा तो आने वाले समय में जब यह सर से ऊपर इसकी पानी निकल जाएगा तो समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सी विकट हमको प्रशासनिक राजनीतिक समस्याओं से गुजरना होता है। तो फर्जी खबरें हो, भ्रामक जानकारी वाले जो लोग हैं कानून के शिकंजे में बच नहीं पाएंगे। भारतीय दंड संहिता का स्थान लेने जा रहे भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 जिस ऐसे लोगों को 3 साल तक का जेल का प्रावधान किया गया। और याद रखिए, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है माई गवर्नमेंट, उस पर मैंने इससे संबंधित कंसर्न भी भेजा था। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसे एक्टिव मोशन करने, एक्टिव वर्क करने, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, माई गवर्नमेंट ऐप आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। बहुत से बिल आने वाले होते हैं, या तो जो भी सरकार योजना लाना चाहती है उससे संबंधित पब्लिक डोमेन में राय पूछती है। आप अपने राय वहाँ देने के लिए स्वतंत्र है, जो देश को सशक्त और मजबूत बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको भी ऐसा पार्टिसिपेशन करना ताकि एक्स्ट्रा करिकुलम किया जा सके और उसका व्यापक लाभ ले सके। तो कितने लोगों ने माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं भी तो देखूं। ठीक है, नहीं तो मैं फिर सर्च करूंगा माई गवर्नमेंट पर आप लोगों को कौन कौन लोग वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया और बातें कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा के खतरे को डालने वाली फर्जी खबरें, भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों पर सरकार सख्त होगी, और होना भी चाहिए। रीजन उसकी कि देश का साख, देश की समस्या, देश की साख कमजोर होती है, साथ ही साथ आंतरिक और बाह्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हमें एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा को लेकर या झूठी भ्रामक खबर फैलाता है तो उसके लिए उनको प्रावधान किए जाएंगे, और भगोड़ों पर सख्ती से कानून दर्ज की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये भी बातें की गई हैं, तो थोड़ा सा अपडेट आपको होते रहना है। चलिए पीटी फैक्ट के तौर पर इसे याद रखिएगा, चौथी बार भारत बना है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का
जीता है, विजेता बना है, इसने मलेशिया को हराया है। तो ये ध्यान रखिएगा। कप्तान जो हरप्रीत कौर है और जो भी लोग थे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया हार जाएगी, पर वो पलटवार करते हुए 1-3 को बदलते हुए 5-3 में बदल गया। तो बहुत बेहतर खेल किया गया था। आप लोग हाईलाइट देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक ना। तो हॉकी जो है अपने अभी भारतीय हॉकी अभी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। यह ट्रॉफी हुआ कहाँ था, तो यह भी याद रखिएगा चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसमें मलेशिया को हराया गया है। तो ये सब फैक्ट पूछेगा आप लोगों को तो थोड़ा सा कवर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आपको संसदीय प्रक्रिया सरकार की नीतियों में जो एलजी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आएगा, उसको भी आप लोग को कवर करते चलना है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, किसानों की समृद्धि के लिए देश में नई हरित क्रांति की आवश्यकता है। तो इस पर जल्द ही आपको माई गवर्नमेंट ऐप पर कंसर्न मांगे जाएंगे, क्या क्या सुधार हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या तो इसका पीडीएफ बनाकर आप युक्ति आई इसके कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जहां पर आपको यह बताना होगा कि भारत में नई हरित क्रांति के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन क्षेत्रों की पहचान होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार को क्या विकल्प और भी तलाश करने होंगे जिससे किसानों की समृद्धता बढ़ी जाए। हम 2 गुने आय की बात करते हैं तो वो आय और भी वृद्धि हो सके। तो इससे संबंधित मुद्दों को आप लोग पीडीएफ में लिखकर शेयर कर दीजिएगा युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप में। आप भेजना बहुत आसान है। युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिएगा। आप लोग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जुड़ने के बाद आपको क्या करना, उसके पिन मैसेज होता है वहाँ से अपना फाइल सर्च कर लेना, फाइल को सेंड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा, मैं उसे रिव्यू कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरित क्रांति जैविक उत्पादों का बाजार खोजकर दुनिया भर से पैसा भारत में लाई जाएगी। गुजरात के कच्छ जिले के कांडला में इफ्को है कि नैनो डीपीए तरल उर्वरक के संयंत्र आधारशिला रखने के बाद गृह मंत्री के द्वारा ये बातें की गई है। ध्यान रखिएगा, नैनो डीएपी के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा नैनो डीएपी होता क्या है, इफ्को की स्थापना कब हुई है, यह किस क्षेत्र में कार्य करता है, और साथ साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। इसको कौन कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो इस संदर्भ में पीटी फैक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। इतना तो किया ही जा सकता है, रिजल्ट चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद देखिए बातें बहुत की गई है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात की जा रही है, प्राथमिक कृषि साख क्रेडिट सोसाइटी बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए किया गया है या नहीं। अब ध्यान रखिए तरल उर्वरक जमीन के लिए भी महत्वपूर्ण है, पौधों में रहता है, ये सब बातें चर्चा की गई है। तो चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में यह भी बता दीजिए तरल उर्वरक के लाभ क्या होंगे अगर इसका उपयोग हम लोग करते हैं। वर्तमान के जो भी उर्वरक है उसके वनस्पत हम इसका उपयोग बढ़ाते हैं तो हमें लाभ क्या होगा और उसकी हानि क्या होगी, इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग का आंसर आना चाहिए। आप लोग भी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, सीरियस हो जाइए। टॉपिक लगभग कवर है, बस क्या करना है आपको, जो युक्ति है इस पर 180 पीडीएफ दिया जा चुका अभी तक, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, कोशिश कीजिए 10 से 15 बार रिवाइज करने का। और प्लेलिस्ट में जाकर, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आपको दैनिक जागरण के वो सारे वीडियो 23 वाले देखिए। 2023 का जो वीडियो अभी तक अपलोड है, कम से कम उतना तो देखा ही जा सकता है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो इतना तो मेहनत करना ही होगा। नहीं कीजिएगा तो देखिए रिजल्ट, जो आपको एग्जाम में प्रश्न जब आ जाएंगे ना, उसके बाद आपको अफसोस होगा, काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेती। तो ये काश वाला कॉन्सेप्ट जब बाद में आएगा तो वर्तमान में ही क्यों नहीं कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप लोग कीजिए, इससे अधिकतम लाभ होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए इस मानसून सत्र में कुल 23 विधेयक पारित किए गए हैं। ये भी मानसून सत्र को लेकर याद रखिएगा। इस साल का मानसून सत्र 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चला है। तो इसको लेकर 23 विधेयक पारित किए गए। तो मानसून सत्र के बारे में कुछ डाटा फैक्ट याद रखिएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न केवल पीटी में ही पूछे जाएंगे, पर ध्यान रखना है, क्योंकि जब संसदीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा हमारा संसद कैसे काम करती है,
तो इन प्रक्रियाओं को बता सकते हैं कि कैसे सरकार अपना एक्टिव वर्क करती है, इसके में सरकार अपना विपक्ष कैसा भागीदार करता है, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा 43% काम किया गया अपने निर्धारित समय को लोकसभा में, 55% काम किया गया राज्यसभा में, और 56% जो विधेयक है इस सत्र में दोनों सदनों में पारित किए गए। अब 17 बैठकें निचले सदन में अर्थात लोकसभा में, और 60% सदस्यों ने चर्चा किया, 7 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। 44 घंटे 15 मिनट तक चली संसद सत्र, और 19 घंटे है 59 मिनट तक बहस चली अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। यह भी एक महत्वपूर्ण है कि 19 घंटे तक चर्चा होती रही, ठीक है ना। अब है कि 8 दिनों के भीतर पारित किया गया औसतन एक विधेयक, यह भी एक कंसर्न है कि बहुत ही महंगा विधेयक पारित करने में लगा कि आपको संसद का 1 दिन का खर्च करोड़ों में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बहुत सी चीज़ें हैं, आपको पीटी फैक्ट यहाँ से तथ्य निकाले जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने किया सैन्य अभ्यास। आपको पीटी फैक्ट के तौर पर इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। द्विपक्षीय समझौता था, इसमें युद्धपोत जो है आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस तिलक, याद रखिए, भाग लिया है। इस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है आप लोग बताइएगा, इस पर लगातार चर्चा होती रहती है सैन्य अभ्यास में, और मैंने आप लोग को एक लिस्ट दिया था जिसको आप लोग याद करिएगा, जिसमें सभी देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, जिसमें वायु सैन्य अभ्यास होता है, थल सेना और जल सेना, सभी के तीनों विंग के आपको अभ्यास होते हैं। उसका लिस्ट मैंने आप लोगों को पहले ही दिया है, तो ये बताइएगा इसका नाम क्या होता है। जब हम संयुक्त अमीरात और भारत के साथ नौसेना अभ्यास करते तो उस अभ्यास का नाम क्या दिया गया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर चीज़ यहाँ से नहीं बताइए, कुछ आप लोग को सर्च करना होगा, सर्ची बनना होगा, कुछ चीज़ें आप लोग को आंसर देने होंगे, तो ही जाके दो तरफ से ताली बजेगी और बेहतर रिजल्ट आएगा। आप 365 दिन काम कीजिए, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा ही। अब ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमेशा महत्वपूर्ण ही बनाए रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए भी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन या तो इंटरव्यू का या फेवरेट क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, ध्यान रखिएगा। हम बेहतर प्रशासन कैसे कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन कैसे कर सकते हैं, आपको भ्रष्टाचार के कौन कौन से तथ्य नजर आ रहे हैं। जैसे कि मेरे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको क्या ऐसा लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार है, अगर है तो सबसे कम कहाँ है, ठीक है ना। इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में भ्रष्टाचार है नहीं, ठीक है ना। हम भ्रष्टाचार को केवल आर्थिक रूप से आंकते हैं, अन्य रूपों में नहीं देखते हैं, तो भ्रष्टाचार को हमें समझाने का प्रयास करना होगा। तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो एनालिसिस कराया हूँ, जिन लोग पुराने स्टूडेंट हैं बस ध्यान ये रखना है, भ्रष्टाचार के अन्य विकल्पों को आपको याद रखना है। तो सामाजिक भ्रष्टाचार होता है, नैतिक भ्रष्टाचार होता है, सामूहिक भ्रष्टाचार होता है, और भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी है। पर हम लोग केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को ही जानते हैं, जिसमें किसी प्रकार के पैसे लेन देन की चर्चा हो और उसमें नियमितता से नियम कानून नहीं लागू किए गए। अगर इस प्रकार की अनियमितता हुई है उसी को हम भ्रष्टाचार मानते हैं, पर इसके विपरीत या समृद्ध परिभाषा को अपने ओर संजोए हुए हैं। तो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत के 0 टॉलरेंस अर्थात आर्थिक भ्रष्टाचार की यह बात कर रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बात की गई है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की सख्त नीति अपना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता में चले G20 बैठकों के शामिल के, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई है उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। उनके बाद भ्रष्टाचार गरीबी के सीमांत वर्ग पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है, लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता प्रभाव पड़ता है, बातें की गई। अपराध में जमा किए गए धन और संपत्ति, देखिए मैंने आपको क्या बोला, आर्थिक अपराध की बात की जा रही, क्योंकि कंसर्न यही होता है। पर हम नैतिक रूप से अपना, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गलत देख रहे हैं और उसका विरोध नहीं करते, वो भी तो एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, नैतिक भ्रष्टाचार। आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। पर यहाँ पर हम आर्थिक भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। समाज में हम नैतिकता की संस्कृति और हमारे मूल्यों को, सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं लगातार बात करता हूँ नैतिक आधार पर प्रशासन होना चाहिए। क्या मैं इन बातों को शामिल नहीं करता अपने शब्दों में, बताइए तो। मैं डेली के एनालिसिस में इन शब्दों का प्रयोग तो जरूर करता हूँ, नैतिकता के आधार पर शासन की बात हो, मूल्यों में क्या हो, वस्तुनिष्ठ हो, सत्यनिष्ठा हो।
ये सब बात मैं लगातार करता हूँ। तो आप लोग ही तय कीजिएगा आपको पढ़ना क्या, पढ़ना लिखना क्या है। अब ज़्यादा समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है ना। केवल 2 मिनट वीडियो देख लेने से, स्क्रॉल रील वीडियो देख लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। मैं बार बार एक बात कंसर्न आप लोगों को बोलता हूँ, क्या, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप सिलेक्शन आपके हाथ में है। आप सिलेक्शन सही दिशा में पढ़िएगा, सही दिशा में आप इसका रिजल्ट आपको आएगा। नहीं तो समस्या क्या होगा, समस्या यही होगा कि आप पढ़ेंगे बहुत कुछ पर उसका आउटपुट जीरो मिलेगा। तो जीरो मिलेगा उसका आउटपुट, तो ऐसा काम क्यों करना है, ठीक है ना। आउटपुट 100% से होगा रिजल्ट ना। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब नीचे हम लोग बात करेंगे, नीचे सीधे आ जाइए। नए कानून के मौजूदा चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाएगा, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। संसदीय प्रक्रिया सरकार की नीतियों में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना आप लोगों को, भारतीय जो न्याय संहिता 2023 है वो उन ब्रिटिश कानूनों को कम करेगा या न और भी कमजोर करेगा, जिससे हम बेहतर वर्तमान संदर्भ में भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना कर सके। तो ध्यान रखिए, वर्तमान सामाजिक वास्तविक चुनौतियां का समाधान ढूंढना इस न्याय संहिता का मुख्य ध्येय होगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या इसी संदर्भ में क्या वर्तमान भारतीय न्यायिक संहिता 2023 भारत की वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और चुनौतियों के समाधान करने में सक्षम है। पहला तो प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, तो आपको इसके उत्तर तैयार होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अपराधों और अपराधियों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ प्रस्तावित जो एक्ट है उसमें सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों को परिभाषित करने तथा अपराधियों के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम धाराओं का विलय करेंगे। कौन कौन सी धारा, जो सीआरपीसी धारा है, आईपीसी की धारा जो है, आप आईपीसी की धारा में महत्वपूर्ण धारा कौन कौन है, बाकी शेष जो यूज नहीं होता है या अनलेस है उसे समाप्त कर दिया जाए। इस आधार पर भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी की धारा 511 हुआ करती है, अब वो घट के 358 हो जाएगी और भी समय बाध्यता के साथ इसे कम किया जाएगा। तो हम न्यूनतम धाराओं के आधार पर अधिकतम प्रशासन करने की बात करते हैं। और ध्यान रखिए, यही पेचीदगी क्या करता है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वरीयता देता है। किस प्रकार, भौगोलिक टाइट करने में हम प्रशासन के भाग है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर हमेशा क्या रहती है, प्रथम पक्ष में रहती है कि हम इससे अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। गरीब जो वंचित वर्ग हमेशा कानून के भय से डरे रहते हैं। तो हम शासन लोकतंत्र तो ऐसा चाहते नहीं थे ना, और नहीं चाहेंगे जिसमें वंचित वर्ग या धरातल पर जो लोग हैं वही डर जाए कानून की पेचीदगी से। तो ये सब समस्याएं सुलझा लेनी चाहिए थे आज़ादी के साथ ही। मैं बार बार बोलता हूँ कि 50 के दशक जो था हमारे देश में, वो कौन ठोस आधार रखने थे, नींव कौन रखनी थी, उसका उसका रिजल्ट वर्तमान में दिख रहा है। हमने किन आधारों को मजबूती के साथ रखा था जिसका रिजल्ट आज मिलता है। तो सबसे पहले देश का कानून इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कानून, देश का कानून क्या होना चाहिए, उस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसे, राजनीतिक व्यवस्था कैसे, धार्मिक आस्थाएं कैसे, साथ ही साथ उसमें हम किस प्रकार के भविष्यगत निर्णय लेने के लिए अपने सभी संबद्ध कंसर्न को बेहतर कर सकते हैं, वैसे कानून और व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो कानून व्यवस्था उस देश में है तो बेहतर रूप से उभर कर सामने आएगा। तो यही हमारी कमजोरियां रह गई थी, हमने जाने अनजाने में गलतियां की। वर्तमान 2023 में इन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें शादी का जो झूठा वादा होता है, नाबालिगों का सामूहिक दुष्कर्म होता है, भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या करने, चेन झपटमारी आदि जो मामले हैं सामने आते हैं। मौजूदा जो आईपीसी की है धारा अवेलेबल, उसमें यह शामिल नहीं होता, पर नए कानून संहिता में यह शामिल किया जाएगा। तो समाधान आपको ढूंढने के लिए एक न्याय संहिता विधेयक के रूप में काम करेगी। मानव तस्करी को लेकर भी यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं। जो यदि भारत के बाहर किसी देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़की और 18 वर्ष से कम लड़के की तस्करी भारत में इस इरादे से की जाती है, तो ये अवैध यौन कृत्यों में मजबूर किया जाएगा। तो ऐसे 10 वर्ष के कारावास के प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही साथ
लड़के और लड़कियों की तस्करी को दंडनीय बनाया गया। 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों को शामिल किया गया इसमें। नाबालिग लड़की शब्द को बच्चे शब्द ने बदल दिया है। तो सबसे पहले तो आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कानून लाए गए हैं संहिता में कि नाबालिग लड़की को किस नाम से परिवर्तित किया गया, तो बच्चे शब्द से परिवर्तित किया गया है। इसे आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा। बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान यूपीएससी हो, इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी को यूज जरूर करेगा। अब बाकी कहानियां आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से राइट डाउन कर लेना है, ठीक है ना, की नोट्स के तौर पर, ना कि पूरे न्यूज को नोट्स बनाना है। की नोट्स बनाना है, क्या क्या मूल तत्व है, और उसका पीडीएफ आप लोग को शेयर करना। मैं लगातार बोलता हूँ पीडीएफ आप लोग की नोट्स जो बनाते हैं उसका पीडीएफ शेयर कीजिए, नहीं तो आप किस नगरी में घूम रहे हैं और निशाना आप कहाँ लगाइएगा आपको खुद पता नहीं, क्योंकि चेक कराना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं आप बार बार बोलता हूँ कि ग्रुप जो कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया गया है वहाँ पर अपने की नोट्स को शेयर कीजिए। वहाँ आपका काम है शेयर करना, वो देखना मेरा काम है। जिनका गलती होगा मैं उसे कंसर्न करूँगा, नहीं तो आप लोग डेली शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ उसको, जिसका गलत होता है उसी को जवाब दूंगा ना, नहीं गलत है तो ओके करके निकल जाऊंगा। तो आप इसको अधिकतम लाभ ले सकते हैं। और युक्ति आईएएस आपको यही सपोर्ट करता है कि आपको है ना आपके आधार पर तैयारी करवाता है, न कि अपने आधार पर। हम आज नए हैं, एक समय ऐसा जरूर आएगा जो इस कंसर्न को आप लोग समझ पाइएगा। लगातार लोग टॉप कर रहे हैं, रीजन क्यों है, क्यों सीडीपीओ में लोग आपको 50 रैंक ला रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे कंसर्न जो लोग हैं रैंक ला रहे हैं। इस बार 67 का इंटरव्यू होगा, देखिएगा रैंकर लोगों का लिस्ट आपको जरूर मिलेगा इसमें, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं चिन्हित किया हूँ जो आपको इस बार रैंक के उम्मीद किया जा सकता है उनसे। तो लगातार प्रयास करने से ही आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ मिलने वाला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर आर्टिकल में बहुत सी चीज़ें बातें की गई, दिशाहीन, ग्रस्त है, विपक्ष। तो यह राजनीतिक, आपको राजनीतिक रूप से आर्टिकल आया है, इसको नहीं करिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते। अगर इंटरव्यू में इससे संदर्भ प्रश्न पूछे जाते तो आप इतना करने के बाद इतना तो सक्षम हो ही जाइएगा कि कम से कम 2 से 4 पॉइंट बता सके, और इंटरव्यू के लिए इतना काफ़ी होता है। इसलिए इस पर समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए बातें की गई है, जो ऊपर आपको बातें परिचर्चा की गई है G20 शिखर सम्मेलन में, शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन में, वहीं की बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो दोनों कंसर्न करके आप देख सकते हैं, आगे बढ़िएगा। अब बातें यहाँ की भाग्य विधाता बनने की चाहत है इंडिया पर, इस पर लगातार डेली किसी न किसी का आर्टिकल आता है, तो उसे एक बार देख लीजिएगा खाली नजरों में। अब हम नेहरू रिपोर्ट और विभाजन की पृष्ठभूमि को समझेंगे। इस लेख में सारे अंडरलाइन किए गए हैं। आज संडे है ना, तो आपको इस आर्टिकल में क्या समझ में आ रही है। विभाजन विभीषिका स्मृति कल मनाया जाएगा 14 तारीख को। गत वर्ष इस पर क्या किया गया था, जो विभाजन की दशा हम लोग झेले हैं, जिस प्रकार का पीड़ा झेले, उसको लेकर ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है, घोषित किया जाता है। तो इस न्यूज में विभीषिका से संबंधित, अर्थात सांप्रदायिकता के बढ़ाव से लेकर वर्तमान में कैसे आज़ादी 1947 में प्राप्त करने के वक्त कैसे सिस्टम चेंज हुआ था, लोगों की राय चेंज हुई थी, उसके बारे में यह लेख है। तो आपको क्या करना है, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में आएगा, हिस्ट्री वाले पार्ट में। ऐसे ही बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में आपको ये कवर कर लेना है। तो आपको क्या करना है, एक पीडीएफ बनाना है, 150 से 200 शब्दों का उत्तर लिखना है, जिसमें इस न्यूज के बारे में, आर्टिकल के बारे में आपकी समझ क्या विकसित हुई, आप इससे क्या की पॉइंट निकाल पा रहे हैं, उसे जरूर लिख के भेजिएगा। मैं उसको आज रात को एनालिसिस करूंगा। अब एक्टिव मोड में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जो भी कार्य गतिविधि तो वो समाप्त होगी। अब बीपीएससी आ रहा है, 69 बीपीएससी पर लगातार क्लासेज होंगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, करेंट की क्लासेज अपलोड हो जाएगी, आपको एमसीक्यू कराया जाएगा, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस महत्वपूर्ण ईयर के प्रश्न कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और ध्यान रखिएगा बीपीएससी में क्या होता है, आपको 30 से लेकर 40% जो है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिवाइज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
हम उसको कम से कम इन चीज़ों को लेकर महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको देख लेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम पक्का हो सके। ठीक है ना? हम चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, जय हिंद,